देखो बेटा, आज हम लोग जो चैप्टर 5 है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा पीएच स्केल और पीएच की उपयोगिता, है ना। तो सबसे पहले जो है वो पीएच स्केल क्या होता है और पीएच क्या होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखो, पीएच स्केल जो है, जैसे हम लोग टेम्परेचर को नापने के लिए, हमको फीवर आता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो टेम्परेचर को नापने के लिए हम किसका यूज करता है, डॉक्टर थर्मामीटर का यूज करता है ना। तो उसी प्रकार कोई विलयन क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। ये हमें पता करना हो कि वो क्षारीय प्रकृति का है या अम्लीय प्रकृति का है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अम्ल व क्षार का सामर्थ्य मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पीएच स्केल की जो खोज थी वो सोरेनसन के द्वारा 1909 में की गई थी। किसने खोज की थी पीएच स्केल की, सोरेनसन ने की थी 1909 के अंदर। अब यहाँ पर पी जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुषांश, ठीक है। ये आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने 1909 के अंदर की थी, है ना। और पीएच में ये पी जो है वो उसका अर्थ होता है पुषांश। पुषांश जो है वो जर्मन भाषा से लिया गया शब्द है और उसका हिंदी में मतलब होता है शक्ति, ठीक है। और एच से मतलब होता है प्रोटॉन, H प्लस आयन, ठीक है। यानी किसके सामर्थ्य को बताते हैं, किसकी शक्ति को बताता है, पीएच, H प्लस आयन जो होते हैं उनकी शक्ति को बताता है। आगे बात समझ में। अब आता है पीएच की परिभाषा। पीएच स्केल को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। पीएच स्केल जो होता है उसके अंदर देखो 0 से लगाकर 14 तक क्या रहता है, मान दिया हुआ रहता है, जैसे स्केल पे होता है। तो 0 से लगाकर 1 2 3 4 5 6, अगर ये पीएच आता है किसी भी विलियन का, ठीक है, यानी पीएच स्केल को अगर हम डालते हैं, ये जैसे सॉल्यूशन है बीकर के अंदर, इसके अंदर हमने डाला, और अगर मान लो पीएच स्केल पे मान जो निकल के आता है 6, दैट मीन्स पदार्थ कैसा है, अम्लीय। चाहे 5 आए, 4 आए, 3 आए, 2 आए, 1 आए, पदार्थ कैसा होगा, अम्लीय। अगर पीएच निकल के आता है क्या, 7, तो कैसा होगा, उदासीन, ठीक है। और अगर आता है 14, तो हमारा विलियन कैसा है, क्षारीय प्रकृति का होगा। आगे बात समझ में। तो 0 से लगाकर 6 तक जो मान आता है वो क्या होता है, अम्लीय। उदासीन जो है, किसी भी विलियन का पीएच अगर है तो उदासीन अगर विलियन है तो उसका पीएच होगा 7, ठीक है, ये उदासीन के लिए है। और 7 से लगाकर 14 के बीच में अगर विलियन का पीएच आता है तो वो किस प्रकृति का है, क्षारीय। और अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, ऑलरेडी आपको क्या किया है, समझा दिया है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, देखो, अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, H प्लस आयन देते हैं, और क्षार क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं, ठीक है। अगर मान लो ज्यादा पीएच, ज्यादा H प्लस आयन है, यानी H प्लस आयन अधिक है, तो वो क्या है, अम्लीय, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज समझने लायक है कि अगर किसी विलियन में H प्लस आयन अधिक है, ठीक है, तो पीएच का मान उतना ही कम होगा। अगर मान समझ में, जैसे कि सपोज करो, एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे ये विलियन लिया मैंने A और ये विलियन बीकर में लिया B। आगे बात समझ। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो, इस A वाले के अंदर H प्लस आयन है 20, ठीक है, और इसके अंदर है 10, H प्लस आयन कितना है, 10। तो पीएच जो पेपर है उसके ऊपर मान इसका कम आएगा, मतलब हो सकता है इस पे 1 या 2 आए, और इसके ऊपर H प्लस आयन, इस वाले में कितने हैं, H प्लस आयन 10 है, तो हो सकता है इसका 5 आए या 6 आए। कहने का मतलब है कि H प्लस आयन की अधिकता होगी तो पीएच का मान उतना ही कम आएगा, और अगर H प्लस आयन की क्या है, कमी है, तो पीएच का मान क्या होगा, ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इधर जाने लगते हैं OH का मान क्या होने लग जाता है, बढ़ने लगता है। अब इधर देखो, ये तो उदासीन आ गया। अब यहाँ पर जो है OH आयन क्या है, कम है, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा आगे जाते जा रहे हैं OH का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो पीएच भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी OH बढ़ता जा रहा है और H प्लस घटता जा रहा है, तो वो कौन सी प्रकृति में आ जाएगा, क्षारीय में। तो ध्यान रखने बात है कि जितने अधिक H प्लस आयन होंगे, क्योंकि इधर की तरफ H प्लस आयन की अधिकता होती है, ठीक है, और जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं किसकी अधिकता होना शुरू हो जाती है, OH आयन की अधिकता शुरू हो जाती है, और इधर H प्लस आयन की अधिकता होती है। तो जिसमें H प्लस आयन ज्यादा होंगे उनका पीएच का मान उतना ही कम होगा। आगे बात समझ में, यानी 1 2 3 ऐसे होगा।
तो ये चीज है। फिर आता है पीएच की परिभाषा। तो पीएच की परिभाषा क्या होती है बेटा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम पीएच कहलाता है। मतलब अगर H प्लस आयन जो होते हैं उनका हम नेगेटिव लोग लेते हैं, आप लोगों ने मैथ्स के अंदर पढ़ा है, जैसे कि साइन 30 पढ़ा है, साइन 30 कोस 10 साइन 30 का मान हाफ होता है, वैसे ही ये एक वैल्यू होती है लोग केमिस्ट्री के अंदर, है ना। तो नेगेटिव लोग अगर हम किसका निकालते हैं H प्लस आयन का, तो वो क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। किसका नेगेटिव लोग, H प्लस आयन का नेगेटिव लोग निकालते हैं। और log 10 दिया हुआ है यहाँ पर, तो log 10 का मान हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। log 10 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो कहने का मतलब है पीएच की परिभाषा की हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा होती है उसका अगर हम नेगेटिव लोग निकालते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। और आपको पता है कि H प्लस आयन कभी भी जलीय विलयन में फ्री नहीं रह पाते, ये क्या कर लेते हैं, H3O प्लस बना लेते हैं। यानी क्या बना लेते हैं, यहाँ पर ये जो है हाइड्रोनियम आयन जो है ना, H3O प्लस बना लेते हैं। इसीलिए इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख कर लेते हैं। जैसे कि सपोज HCl को हमने डाला, अम्ल है, इसको डाला हमने जल के अंदर, किसके अंदर, जल के अंदर, तो ये आयनित हो जाएगा, यानी H प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा, और ये प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, ये H प्लस इतना एक्टिव होता है कि जल्दी से जल के अणु के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं परमाणु, 2, एक ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, H3O। तो ये हाइड्रोनियम आयन जो है वो बन जाता है, इसलिए पीएच बराबर हम -log10 H3O लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। अब हम लोग देखेंगे कि जो उदासीन जल होता है उसका पीएच या किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो किस तरीके से निकाला जा सकता है। देखो बेटा, अब हम लोग क्या है पीएच निकालना, कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। तो अभी मैंने बताया था कि पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू -log10 और क्या होता है, H प्लस आयन होता है ना। तो अब यहाँ पर जो log10 है, यानी ये log10 है, log10 इज इक्वल टू हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आगे बात समझ में। अब हम इसको समझेंगे, अगर एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कोई संख्या दी हुई है log a की घात b, ऐसे दिया हुआ है, तो ये जो घात होती है वो किधर आ जाती है, हमेशा इधर आ जाती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, b log a। समझ आ गया, ये हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि -log a की घात -b दे रखी है ना। तो -log a की घात कितना है, b है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखो ये जो संख्या होती है जो घात में होती है वो किधर होती है, आगे आ जाती है। तो पर log के आगे क्या है, माइनस, तो ये माइनस आ गया। फिर ये जो संख्या है -b, इसको हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया, log a लिख दिया। ठीक है, आगे समझ में, यानी जो घात होती है वो किधर आ जाती है, आगे आ जाती है। अब अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने log a की घात b दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर a का मान कितना है, 10, यानी ये किसके बराबर है, 10 के। और ये जो b है वो किसके बराबर है, यानी ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log a का मान कितना दे रखा है, 10, और घात कितनी दे रखी है, b कितना दे रखा है, 5। तो ये ऐसे, तो अब ये वाली जो संख्या है वो घूम करके किधर आ जाती है, इधर। तो ये क्या बन जाएगा, इसको अगर मूव करेंगे तो, क्योंकि b किधर आ जाता है, आगे आ जाता है, तो 5 log, और a का मान कितना है बेटा, 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 आ गया। ठीक है, अब log 10 आ गया। log 10 कितना होता है, log 10 मैंने बोला log 10 की मान हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log 10 की जगह 1 रख देंगे तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। आ गया समझ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास -log a -b। ठीक है, अब इसमें b किधर आ जाता है, आगे आ जाता है, और ये माइनस इसके आगे ऐसे लगा रहता है। तो यहाँ पर अगर मान लो a का मान मान लेते हैं हम 10, और b की जो मान लेते हैं हम -3। तो देखो क्या था हमारे पास, -log a की घात -3 है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, a का मान कितना दे रखा है, 10, तो a की जगह हम लिख देंगे -log a की जगह 10 लिख दो। b की कितनी दे रखी है वैल्यू, -3। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ये किधर आ जाता है, आगे आ जाता है, तो हम लिखेंगे
माइनस पहले लगेगा, ठीक है, माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर -3, फिर लॉग, ये क्या आ जाएगा 10। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, तो कितना हो गया 3, log 10 कितना होता है, log 10 का मान होता है 8, तो कितना आ गया 3। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, हम समीकरण को रेडी करते हैं। अब देखो हमें ज्ञात करना है उदासीन जल में पीएच, यानी उदासीन जल का पीएच ज्ञात कीजिए। ये आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल भी दिया होता है। तो देखो उदासीन जल में H+ और OH- आयनों की सांद्रता कितनी होती है, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है। यानी H+ आयन जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होते हैं। आगे बात समझ में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पीएच हमको ज्ञात करना है, तो नेगेटिव लोग होता है ना, नेगेटिव लोग, ठीक है, 10 ये दिया हुआ है और ऊपर क्या दिया हुआ है -7, ये हो गया, ठीक है। यानी हम अभी कौन सी इक्वेशन लिखी है, हमने ये वाली लिखी है ना। तो यहाँ पर क्योंकि मोल कितने दे रखे, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर दे रखा है, तो हम इसको इससे लिख सकते हैं, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लोग H+ आयन, ठीक है। तो यहाँ पर H+ आयन का मान कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻7, तो H+ की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर लिख दिया है ना। तो क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास पीएच का ये है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने लिखा, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये घात किधर आ जाएगी, आगे आ जाएगी, आगे आ जाएगी। ये माइनस पहले आएगा क्योंकि लोग क्या है, माइनस लोग है ना, तो पहले माइनस लिखेंगे, फिर ये -7 हो गया इधर, ठीक है। फिर log 10 हो गया, क्योंकि ये इधर आ गया, तो ये इधर आ गया, तो बचा log 10। अब माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचा 7, और log 10 का मान कितना होता है 1, तो कितना आ गया पीएच 7। तो उदासीन जल जिसके अंदर H+ और जो H+ होते हैं और OH- आयन होते हैं, इनकी सांद्रता ये होती है, तो मान ये होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दूं पीएच ज्ञात करने के लिए, कि यदि किसी विलियन के अंदर है ना, कोई भी सॉल्यूशन है, उसके अंदर H+ आयन की सांद्रता 10⁻⁻4 पर मोल लीटर है, तो पीएच ज्ञात कीजिए, है ना। यानी अगर किसी विलियन में यदि किसी विलियन में H+ आयन की सांद्रता 10⁻⁻4 मोल पर लीटर होती है, तो पीएच ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, पीएच इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस लोग 10⁻4 दे रखा है, तो H+ के आगे जगह क्या लिख देंगे, 10⁻⁻4 लिख दिया, ठीक है। फिर pH इज इक्वल टू माइनस लोग, ये किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो माइनस है आगे इसलिए माइनस लिखा, फिर इस माइनस को लिखा, फिर 4 लिखा, फिर लॉग क्या लिखा 10 लिखा, फिर pH इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, 4 इंटू लॉग की पावर 10, और log 10 किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है, तो pH कितना आ गया 4 आ गया। आगे बात समझ में, दैट मीन्स विलियन कैसा है, अम्लीय है, ठीक है। pH जिसका भी होता है 7 से लगा मतलब 0 से लगाकर 7 के बीच का pH क्या कहलाता है, माइनस जो सॉरी अम्लीय प्रकृति का कहलाता है। तो ये हमारा हो गया क्या, जो pH है वो ज्ञात करना। अभी जो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग देखेंगे पीएच की उपयोगिता। देखो बेटा अभी लास्ट टॉपिक है हमारा पीएच की उपयोगिता, क्वेश्चन आता भी है इसमें से। तो कुछ समस्याएं होती हैं जो अम्ल की वजह से होती हैं, तो उन समस्याओं को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं यदि हम पीएच के बारे में क्या करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले है उदर की अम्लता, ठीक है। उदर की अम्लता, हमारे अंदर जो हमारा अमाशय होता है उसकी जो सेल्स होती हैं, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो अम्ल रिलीज करती है HCl, ताकि भोजन का क्या हो, पाचन हो, है ना, जठर रस के अंदर। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम भोजन नहीं करते तो भी ये कोशिकाएं क्या रिलीज करती है, HCl तो रिलीज करती है, उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, जलन होना शुरू हो जाती है। तो अब हमको पता है कि अम्ल का जो प्रभाव होता है, अगर उसको कम करना है तो हम क्या करें,
क्षार लें, है ना। तो क्षार क्योंकि क्या कर देता है, क्षार क्या करता है, अम्ल के जो प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है या उदासीन बना देता है अम्ल के प्रभाव को, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि क्या है, एक क्षार है ना, तो MgOH2 ये दिया जाता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो दिया जाता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है। फिर आता है सामान्यतः हमारे दंत से यानी दांतों का, जो दांत खराब होते हैं हमारे दांतों की जो सबसे बाहरी परत होती है वो होती है इनेमल, सबसे हार्ड पार्ट माना जाता है मनुष्यों में। तो क्या होता है, मनुष्य का सामान्य मुख का पीएच होता है 6.5 पीएच होता है ना। लेकिन क्या होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं और हम मुंह में कुल्ला वगैरह नहीं करते हैं, तो क्या होता है, बैक्टीरिया जो दांतों के अंदर हमारे जो भोजन के कण होते हैं उनको क्या करते हैं, ये जो कीटाणु होते हैं वो लग जाते हैं और उनको पचाने का काम करते हैं, ठीक है। उससे जो पीएच होता है मुख का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी 5.5 के लगभग हो जाता है। और जैसे ही मुख का पीएच ये हो गया तो ये इनेमल जो होती है, दांत का बाह्य आवरण होता है, सबसे बाह्य इनेमल, वो नष्ट होना शुरू हो जाता है और हमें क्या होती है, झंझनाहट होना शुरू हो जाती है। हम जैसे ही ठंडा पीते हैं, कई लोगों को होती भी है, ठंडा पीते हैं तो हमें अजीब सा फील होता है। इसके अलावा हम लोग मीठा खाते हैं तो भी हमें अजीब सी सनसनाहट होती है ना, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि इनेमल जो होती है, बाह्य आवरण होता है दांत का, वो नष्ट हो गया होता है। तो इसको अगर हमें सही करना हो तो ऐसे पेस्ट यूज करने हैं, ऐसे दंत मंजन यूज करने हैं जो क्षारीय प्रकृति के हो, यानी क्षार की क्या हो, अधिकता हो, ताकि अम्ल का ये जो प्रभाव है, क्योंकि पीएच कम हो गया है मतलब अम्लीय हो गया है, तो अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, क्षारीय दंत मंजन यूज करना पड़ेगा। फिर आता है कीटों का डंक, जैसे हमारा चींटी होती है, कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो जैसे ही काटती है लाल वाली चींटी, हमें क्या होता है, हमें फील होता है ना, रेडिश हो जाता है और जलन होती है। तो अगर ऐसा आपको कोई चींटी या कीट जो है वो डंक मार लेता है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं मिला तो खाने का सोडा जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का सोडा तो घर पे होता है, वो लगा दो चींटी वाले डंक पे, तो आपके जो सूजन है वो नहीं होगी, ठीक है। तो देखो अब आता है हानिकारक विषैली गैसें हैं आजकल, जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, वैसी गैसेस होती है, वो क्या बना लेती है, नाइट्रिक अम्ल बना लेती है ना, HNO3 बना लेती है और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 बना लेती है, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो गैसें होती है ना, ये क्या करती है, जल से रिएक्शन करके, जैसे कोयला हम जलाते हैं तो ये जो गैसेस होती है ये जल के साथ अभिक्रिया करती है और ये इस तरीके के नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो क्या करती है, बना लेती है। तो जैसे ही बारिश होती है तो ये नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो कहाँ आता है, जमीन पे आता है, और जमीन पे आने के बाद वर्षा के जो जल के जो स्रोत होते हैं वहां पर पहुंचता है, जैसे कि नदी के रूप में कहाँ गया, समुद्र में गया, तो वह समुद्र का पानी कैसा हो जाएगा, अम्लीय, अम्लीय पीएच क्या होगा, उसमें जीव जंतु जी पाएंगे क्या, मछलियां जी पाएगी एसिड के अंदर, नहीं, तो मर जाती है। तो नदी हो गई या फिर तालाब हो गया जिसके अंदर क्या हो गया, पानी कैसा हो गया, अम्लीय हो गया, है ना, इस अम्लीय वर्षा के कारण। तो उसके अंदर हम नदी के अंदर अगर कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, तो अम्लीयता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके अलावा अगर बारिश का पानी जिसमें अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये नाइट्रिक अम्ल है, तो वैसी कंडीशन में जो मिट्टी है वो भी उसके अंदर ये अम्ल जाएगा और मिट्टी कैसी प्रकृति की हो जाएगी, अम्लीय। तो फसलें हम प्रॉपर तरीके से नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक फसल जो होती है वो एक पर्टिकुलर क्या होता है, पीएच मान पर ही क्या होती है, उगती है, ग्रोथ करती है। तो वैसी कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा, अगर मान लो अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी अधिक अम्लीय हो गई है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालकर क्या कर सकते हैं, मिट्टी की अम्लीयता को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं और फसल उगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, पीएच का प्रयोग हो गया। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है जो कि खत्म होता है इस चैप्टर का।